मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी पधारेंगे। हम उनसे अपने कार्यक्रम की जो एक परंपरा है, स्थूल परंपरा जीवन और सृजन, उसके दायरे में हम उनसे बात करेंगे। दायरा मैंने शब्द बोला, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो बातचीत किसी दायरे में बनी है। उसका दरअसल कैनवास इतना विकसित है और विस्तृत है कि हम सुनते हुए उसको अनंत विस्तार ले सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। आशा है आपको ये बातचीत पसंद आएगी। जहाँ तक पंडित रोनू मजूमदार जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, वे एक बहुत गुणी और कुशल बांसुरी वादक है और हमारे इस समकालीन बांसुरी वादन के परिदृश्य में जो युवा और एनर्जेटिक प्रतिभाशाली कलाकारों के जिस तरह से हम नाम जानते हैं, उनमें वे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज आना धीरे से हो रहा है। अमरीश भाई का तो मैं हमेशा, अमरीश भाई आपको नमस्कार। ये यात्रा चल रही है, आज लगभग 68 दिन करीब होते आ रहे हैं और आज हम विख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी से बात कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ। सुनीता सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप आज पधारी समय से सबसे पहले। 7:05 पर रोनूदा आएंगे, हम बातचीत को आगे ले जाएंगे। रचना जी आई हैं, रचना जी को मैं स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। पंडित रोनू मजूमदार जी की अपनी पहचान और प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं, बहुत सारा अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं लगभग 20 वर्षों से उनसे परिचित हूँ। उनको लगातार बांसुरी वादन करते हुए हमको सुनने का सौभाग्य मिला है। वो जिस तरह से लीन होकर, जिस तरह से तल्लीन होकर वादन करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके साथ बहते चलो। एक कलाकार का इतनी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कला से जुड़ाव होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राघव जी, आपका भी स्वागत करता हूँ, नमस्कार। रोनूदा तो आ चुके हैं, तो 7:05, अभी 2 मिनट बाकी है। सुरुचि मोहता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुंदरलाल मालवी जी, आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रोनूदा, हम बस 2 मिनट में आपको जोड़ते हैं सीधे। अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं कि दरअसल मेरा अपना जो कार्य है वो यही है कि मैं एक अच्छी सी जाजम बिछाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे अतिथि, हमारे मेहमान जो भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनका स्वागत खूबसूरती के साथ हो, अपनेपन के साथ हो। मैं अपने मित्रों को बता रहा था कि किस तरह से रोनूदा से हमारा एक सरोकार है पिछले लगभग 20 वर्षों से। कितनी ही सभाओं में उनको हमने बांसुरी बजाते हुए सुना है। कितना बड़ा अनुभव है उनके पास, कितनी बड़ी गहन प्रतिबद्धता लेकर वो काम करते हैं। प्रणाम सुंदरलाल जी, आप नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रमों के साक्षी रहे, मैं आपका आभारी हूँ। जिस तरह से आपको सुनना हम लोगों के लिए अनुभव साध्य रहा था, उस तरह आपका साथ होना भी किसी एक बड़े अच्छे अनुभव की तरह ही है। क्योंकि आप स्वयं एक गुणी कलाकार, एक कला साधक हैं, तो निश्चित रूप से आपका साथ जो है वो एक रचनात्मक सौहार्द के साथ संबद्धता है और ये बहुत मायने रखती है। मैं रोनूदा को जोड़ रहा हूँ, समय भी हो गया है।
रोनुदा से जुड़ने की तैयारी है। मैंने अपना रोज उन तक भेज दिया है। विनय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज रोनू मजूमदार जी हैं और निश्चित रूप से आपका भी उनसे उतना अच्छा परिचय है। भोपाल की अनेक सभाओं में ऐसा हुआ है जब आपने उनको मंच पर उनका इस्तकबाल किया है, मंच तक उनका स्वागत किया है। आज वे हमारे बीच बातचीत करने पधारे हैं। कहीं कोई तकनीकी व्यवधान है, वो दोबारा आएंगे। सुनीता बुद्धिराजा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, राजेंद्र जी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में धीरे धीरे अब हम देखा जाए तो 75वें भाग की तरफ जा रहे हैं। एक खरामा खरामा एक गति है, एक चाल है। और हाँ, रोजा जुड़ रहे हैं हमसे, हम उनका स्वागत करेंगे। दादा प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार सुनील जी, आप से जुड़ने में बहुत आनंद हो रहा है। मुझे भी आपको देख के बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा महीनों का लॉकडाउन जैसे 10 साल का एक अंतराल हो गया, इतना बड़ा एक स्पेस लगता है। और जी जी ये हमने आपको बताना चाहूंगा कि करीब इसी कोरोना काल में ही जब सब जगह से बाहर निकलने में प्रतिबंध था, तो अंदर हमारी रचनात्मकता छटपटा रही थी। जैसे आप सबकी भी लगता हुआ कि लगातार हम लोग जिस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और अभिव्यक्ति का जो पूरा माध्यम हम सबके पास है, कैसे अगर कोई कह दे कि एक घर पे बंद होकर रह जाओ तो कितनी मुश्किलें होती हैं। तो हमें एक सूझा की बातों बातों में एक नाम रखा और एक कार्यक्रम शुरू किया। तो सब आप सब मित्रों की कृपा से, दुआ से ये करीब 68 दिन हो गए आज। वाह वाह वाह। और हम सभी मित्रों का एक उदार सहयोग रहा है कि इस बातचीत का हिस्सा बने। जिस तरह आप आज पधारे हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। इस समय भोपाल से, दिल्ली से, बंबई से काफी मित्र लोग जुड़े हैं, जुड़ते जा रहे हैं। विनय उपाध्याय जी को आप भोपाल में जानते हैं, जो संस्कृति में हमारे आयोजनों की उद्घोषणा करते रहे, बहुत अनुभवी पत्रकार भी हैं। बहुत हमारे मित्र विनय जी को बहुत नमस्कार। उनके अलावा उज्जैन से सुंदरलाल मालवी लोक कलाकार हैं, वो शामिल हुए हैं। बंबई से डॉक्टर सुरुचि मोहता जी हैं, वो स्वामी सिंह गायिका हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनीता सिंह है भोपाल में, जो कंपेयरिंग से जुड़ी हुई है। राघवराज भट्ट जी हैदराबाद से पंडित बिरजू महाराज की शिष्य, वरिष्ठ शिष्य। मंगला भट्ट जी, राघवराज भट्ट जी दंपति। यहाँ पर एक अनुकूल परंपरा है, यहाँ पर सब कलाकारों की भागीदारी के बीच जो बातचीत हो पाती है। आपको आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। आज ईश्वर की कृपा से लाइन बहुत सुंदर है। हाँ, क्लियर है, अच्छा है। हाँ, मेरे साथी सहयोगी भी जो है, कुछ सब भी इस पे आते जा रहे हैं, तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे कारवा बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर सब साथ साथ हो लेंगे। दादा, ये 2-3 महीना आपका कैसा कटा है? आपने किस तरह से समय को व्यतीत किया अपनी रचनात्मकता के साथ? ही जरा हम लोग को जानने की जिज्ञासा रहेगी। सबसे पहले तो ये जो कोरोना काल है, इसको हम लोगों ने बहुत प्रेम से बिताया है और बिताएंगे। जी जी। और ये व्यतीत करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमने सोचा, वो ये है कि जो काम हम लोग हरदम टाल दिया करते थे और दुखी हुआ करते थे कि समय नहीं है, ये कैसे करें। खास करके मेरे शिष्य पूरे वर्ल्ड से जुड़ गए हैं मुझसे, जो दुखी होते थे कि हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो 1-to-1 मेरे से सीख रहे हैं एक तो।
और ऐसे अछोब राग, हम लोग अप्रचलित राग का नाम देके बहुत रागों से बच निकलते हैं, या उसकी साधना उस तरह से सच्चाई से कहें तो कर नहीं पाते। वो राग जानते जरूर हैं हम लोग, क्योंकि सीखा है, तालीम शिक्षा 3 गुरुओं से हुई है, 4 गुरु वैसे तो। पंडित मेरे पिताजी सबसे पहले, जो कि व्यवसायिक बांसुरी वादक नहीं थे, वो डॉक्टर थे और बहुत बड़े ऑयल पेंटर, इंडिया के नंबर 1 थे। डॉक्टर भानु मजुमदार, जैसे कि आप सब जानते हैं, कितने साल आमिर खान संगीत समारोह के वक्त से हम जुड़े हुए हैं। आप 20 कह रहे थे तो मैं काउंट करने लगा, करीब करीब 30 साल हो गए। एक लंबा सफर। उसके बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, कुंवर श्याम गोसाई घराना, गुणी गंधर्व, उनसे सीखा मैंने। फिर पंडित विजय राघव राव जी बांसुरी के मेरे मेन गुरु, और फिर ऑफ कोर्स भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से 81 से मैंने, मेरे दादा गुरु भी और गुरु भी हैं, वो थे वो, और हैं, मैं तो मानूंगा कि हैं। तो उन रागों की साधना करना शुरू किया। हाँ, क्योंकि राग तब हम बनाए जब उन अछोब रागों को हम प्रचलित बना दें। तो ऐसे, हाँ, उन रागों में कैसे करना, वो साधना चल रही है। और सच कहें तो ये राग बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। और एक राग तो मैंने 20 मिनट का बजा के मैंने पोस्ट भी किया मेरे YouTube चैनल में, क्योंकि छाया नट गाने में बांसुरी में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। छाया नट, तिलक श्याम, जिला काफी मैंने बजाया, जो बांसुरी में आज तक मेरे फैंस ने कहा कि आज तक सुना नहीं। मैहर घराने का लोग नाम लेते हैं, मगर मैहर बाद से बजाते नहीं। सिर्फ क्या मैहर का स्टैंप ही लेने जाते हैं कि चलो हम मैहर घराने से जुड़ गए? दैट इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। मैहर के बाज की खुशबू भी आनी चाहिए। तो उस खुशबू से जुड़ा हुआ एक राग मैंने सीखा जरूर उस्ताद अली अकबर खान साहब से, जो कि मेरे गुरु से भी बड़े, क्योंकि वो खलीफा रहे, और आशीष दा भी हमारे खलीफा हैं। तो जिला काफी को मैंने देखा। आपको बहुत जल्दी, जब भी ईश्वर देंगे अवसर, मैं आपको मंच पे भी जिला काफी बजा के सुनाऊंगा। उस पे साधना बहुत अच्छी हो रही है मेरी। वाह वाह दादा, बनारस की संस्कृति की तरफ ले चले आप तो, मतलब आपके तो रग रग में बसा हुआ है परिवेश और घराना और वहाँ की मिट्टी, गंगा जी। कुछ बात कीजिए, और खासतौर से मैं चाहता हूँ कि पिताजी की बात कीजिए, जो होम्योपैथिक के चिकित्सक थे, कई कठिन वर्ग को ठीक करते थे, और फिर चित्रकार। दरअसल पिताजी पार्टीशन के बाद बहुत सारे, हम लोग कोई खानदानी म्यूजिशियन नहीं है, और हम लोग जमींदार फैमिली से हैं, और जमींदारों के जमींदार थे मेरे दादाजी। तो ऑलमोस्ट समझिए कि एक रॉयल फैमिली की तरह ही उनका जीवन था। हाँ। तो फरीदपुर के राजा बोलते थे उनको मेरे दादाजी, राय बहादुर बी के बसंत कुमार मजुमदार। तो फरीदपुर में हमारा बहुत बड़ा पैलेस था, पार्टीशन में सब लूट गया, बर्बाद हो गया। तो जो लोग ईस्ट बंगाल से 47 में वेस्ट बंगाल आ गए, उसमें मेरे पिताजी को बनारस का एक थोड़ा कनेक्शन, मुझे आप 2 मिनट अगर समय दे तो मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। बहुत, मैं कोई किसी इंटरव्यू में मैंने ये बात कही नहीं कभी, आज मन कर रहा है। तो हमारे पैलेस में जो पिताजी से मैंने सुना, कुछ बनारस के भी कलाकार 1-2 बार 40s में आए, जिनको मेरे पिताजी ने सुना। और उसमें कुछ कलाकार ऐसे थे जैसे बड़ी मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी जी, और ऐसे कुछ कलाकार को भी उन्होंने सुना। तो उनको बनारस के प्रति बहुत था, तो वो सीधा वेस्ट बंगाल में ना आके सीधा बनारस चले गए तो अपनी जिंदगी को ढूंढने के लिए। तो वो राजा स्वभाव तो था ही, तो वो उन्होंने, बोलते हैं ना कि पॉकेट में एक कौड़ी भी नहीं, मगर शौक नवाबों का। हाँ। तो वो था उनका, वो था हिसाब जी। तो कलाकारों की सेवा करने लगे जैसे हमारे पूर्वज करते थे। और इसी तरीके से पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा, जो ठुमरी सम्राट थे, उनकी भी तस्वीर उन्होंने बनाई। और वो देख के आज भी बनारस में बाबा महादेव दद्दा के घर में वो है। और राजन साजन भैया जो है, वो मिश्रा जी हमारे बड़े भाई जैसे, उनके जो गुरु थे, उनका एक भी तस्वीर नहीं था। राजन भैया जो आज पूजा करते हैं जिस तस्वीर की, वो मेरे पिताजी ने कोयले से बनाया। क्या बात है। बड़े रामदास जी का। हाँ, क्योंकि दद्दा का जब बहुत 100 साल से ऊपर उम्र हो गया, तो जब
शिष्यों को, गणेश प्रसाद मिश्रा जी लखनऊ वाले, तो आए, बोले भानु दादा एक भी फोटो नहीं है, आप कुछ बनाइए। तो पिताजी के पास रंग भी नहीं था, ऑयल पेंटिंग का ब्रश नहीं था, बोले ठीक है कोयला लाओ। ऐसे कमाल के वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। मैं तो पिताजी के से शायद ही कुछ बन पाया, बांसुरी जो भी दी उन्होंने, और शौकिया तौर पे पन्नालाल घोष जी से बांसुरी भी सीखते थे। तो ये 3 विधाओं में वो अच्छे थे। तो बड़े रामदास जी की तस्वीर बनाई बनारस में, महादेव दद्दा, महादेव प्रसाद मिश्रा, ठुमरी सम्राट, और बहुत सारे, लक्ष्मी चंद जी एक सेट थे, बहुत सारी बातें हैं। और इसलिए राजन भैया हरदम कहते हैं कि हम तो भानु दादा के गोद में बड़े हुए, ये हरदम कहते हैं। राजन भैया का बड़प्पन है कि वो दिन वो याद रखते हैं और हरदम बोलते हैं। तो और वो मेरे बड़े भाई की तरह है, पड़ोसी भी रहे मेरे, और बड़े भाई की तरह है, गुरु समान है, बहुत प्रेम है हम दोनों में। खैर साहब, तो बनारस का जो उस वक्त माहौल था, वो कण कण में गंगा की लहरों का स्वर विद्यमान था। उसी में मेरा जन्म हुआ, और मैंने रामापुरा में हनुमान चालीसा हर मंगलवार को शाम को दद्दा गाते थे हारमोनियम लेके। वो वहां से संगीत के बीज मेरे अंदर पड़ने लगे, वो धुन आज भी कान में है। तो ठुमरी का जो रस होता है, जो भी आज लोग कहते हैं कि रोनुदा के बना मोपे डारो न रंग गिरधारी रे मोपे, वो जो रस दद्दा के गाने में, वो बचपन में मुझे एक समझिए कि एक मेरे खून में दद्दा ने डाल दिया। तो ठुमरी उस तरीके से मैं सीखने लगा, सुनते रहा, उनके साथ बैठना। मेरी दीदी उनसे गाना सीखती थी और मैं बिना सीखे सीख रहा था। कभी हमारे पिताजी का इतना सम्मान था, पंडित किशन महाराज जी, मेरे पिताजी उनको गुरु मानते थे तबले का, और वो इनको पेंटिंग का गुरु मानते थे। और गिरजा बुआ बोलती थी भानु दादा तो मेरे राखी भाई हैं। तो ये जो मुझे संस्कार मिले वो बनारस की देन है। और एक किस्सा जो मैंने, बिस्मिल्लाह खान साहब जब चले गए तो मैंने जो टाइम्स म्यूजिक ट्रिब्यूट टू श्रद्धांजलि सीडी में मैंने कहा था, वो अधूरा था। बनारस की बात कहूं तो वो मैं बात को बोले बिना बनारस पूरा नहीं होगा, बनारस का रस नहीं आएगा। बुढ़वा मंगल का एक मेला काशी नरेश किया करते थे, आज भी करते हैं। जी जी। उसमें क्या होता है, हमारे बनारस में उसको बजड़ा कहते हैं। तो इसीलिए मैं जितना बंगला बोलता हूँ उससे भी अच्छा मैं बनारसी बोल लेता हूँ या हिंदी बोलता हूँ। तो बजड़े में नाव को सजाया जाता है, उसमें बड़े बड़े कलाकार बैठते हैं और वो गंगा के बीच में चला जाता है, और वहां जाके हम लोग कलाकार लोग, तब तो मैं छोटा था, बजाते थे और किनारे में दशाश्वमेध घाट में बैठ के लोग सुनते थे। उसकी जितनी आवाज आए वो लहरों से हो के वो स्वर घाट तक पहुंचती थी। तो मैं पिताजी का हाथ पकड़ के खड़ा था, 1969 होगा, 68-69, मैं 6 साल का था। बिस्मिल्लाह खान साहब उस साल बजा रहे थे बुढ़वा मंगल के काशी नरेश जी के मेला में। तो वो जब पीलू बजाए, मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकले। पिताजी ने देखा कि बच्चा तो रो रहा है, तो बोले कि मुझे आज भी याद है, बोले ये कलाकार जरूर बनेगा। अगर खान साहब का पीलू, खान साहब के वो दर्द दोनों गंधार के इसको लग रहा है तो कलाकार जरूर बनेगा। आज भी अगर पीलू के लिए लोग मुझे कोई भी तारीफ या वो भी दाद देते हैं या करते हैं, तो वो खान साहब का वो पीलू है जो आज भी बज रहा है। कितनी बड़ी बात है, देखिए। तो ये बनारस है, सौभाग्य से जुड़ी हुई बातें हैं। ये सब देवता लोग थे, देव पुरुष थे, जो बनारस साधक देव पुरुष। और वही सब देखिए किस तरह से आपके बचपन में सब संस्कार वहां से शुरू हुए। जी। ये पूरी लेजेंडरी पंडित किशन महाराज जी की या बिस्मिल्लाह खान साहब की, सब पितामह की तरह लोग थे। पितामह। और इन्होंने पूरी बनारस की जो
एक रची बसी संस्कृति जो नदी से जुड़ी हुई है, जो परंपरा और बोली बानी से जुड़ी हुई है, उस संस्कृति को पोषित और संरक्षित करने में अपना बड़ा योगदान दिया। जी आज भी वो परंपरा उनके नाम से जानी जाती है। जो एक इंस्टीट्यूट थे, उनको तो इंस्टीट्यूट ही कहना चाहिए, एक तरह से संस्था थे, वो व्यक्ति नहीं थे। एकदम। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप तो बांसुरी बजाएंगे, ये कैसे तय हुआ? दरअसल हुआ यूं कि मैं गाना बजाना तो सुनता ही था। कभी चले गए, दो एरिया होता था संगीतकारों का, और आप कह सकते हैं कि मोहल्ला, एक रामापुरा और एक कबीर चौरा। बिल्कुल। हाँ, तो ये दो ग्रुप कहिए, जो एक दो परिवार लोग बसे हुए पुराने बाबा राम सहाय जी के वक्त से या बड़े रामदास जी के वक्त से। खैर साहब, तो दोनों एरिया में हमारा जाना आना होता था। वहां पंडित केशव महाराज जी, राजन भैया, उनके पूर्वज हनुमान प्रसाद चाचा, गोपाल मिश्रा चाचा, ये लोग, और यहाँ रामापुरा जो था ये गुदाई महाराज जी का एरिया था। गुदाई महाराज जी का, अनोखे लाल जी का और महादेव प्रसाद मिश्रा जी, ये एक दो एरिया में दो महान ऐसे। तो दोनों जगह जाना आना, तो मैं सुनता था। कभी ये रियाज कर रहे सुबह से, नादे देना ये चल रहा है। चिल्ला की बात करते हैं वहां, तो सारा दिन चिल्ला चल रहा है, रट्टा मारा जा रहा है। तो जब तक रट्टा, तो सारा दिन कोई दिन नहीं कि गली में से नादन दिना का आवाज न सुना हो मैंने। ऐसा रियाज लच्छू चाचा जी के घर चले जाते थे। मगर बांसुरी कैसे सुनना चल रहा था। पिताजी क्योंकि इतना पेंटिंग का काम करके भी आके रियाज जरूर करते थे बांसुरी का रोज। तो जैसे कि वो घटना तो मैं बोल ही चुका हूँ कि बच्चा था तो कुछ छोटी छोटी बांसुरियां मैंने तोड़ दी थी खेलते खेलते, और क्योंकि वो खिलौने की तरह तो लगता ही था मुझे। तो आए तो बहुत गुस्से में तो थे ही, मगर डांटा नहीं मुझे, और कभी मारते नहीं थे मुझे बहुत प्यार करते थे पिताजी। 2009 में चले गए, और विद्वान वो लोग संत पुरुष थे, उनको मालूम था क्या सजा देना चाहिए। तो सजा ये मिली, बांसुरी तोड़ी थी जितनी, उसको गिन लिया उन्होंने कि 4 था 5 था जो भी था, और बोले कि ये 5 बांसुरियां तूने तोड़ी है तो 5 घंटे रोज रियाज करना पड़ेगा। हाँ क्या तो सारे गामा सिखा दिया, और सारे गामा मैं 5-5 घंटे बजाने लगा। मेरी यात्रा शुरू हो गई अपने आप बांसुरी के प्रेम में। उसका साउंड जब निकलने में, थोड़ा जो भी बांसुरी सीखते हैं उनको मालूम है कि बांसुरी का साउंड निकलने में थोड़ा समय लगता है, उसकी ध्वनि निकल नहीं पाती है, खाली फूंक की आवाज आती रहती है। तो ध्वनि निकलने लगी तो मैं प्रेम में पड़ गया, मेरी साधना अच्छी होने लगी। आज भी जो बांसुरी बजाते हैं जल्दी, ये दूसरे साज में इतना नहीं होता है, बांसुरी में बहुत जल्दी लोग उड़ना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इसका उड़ान बहुत आसान है, मगर इसके सुर निकालने बहुत मुश्किल है। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा बांसुरी के शिष्यों से कि सारे गामा पाधा निसा का साधना ज्यादा करें तो सुरों में सच्चाई आएगी। तो मैंने बहुत साल किया, आज भी मैं करता हूं। तो वो बांसुरी के प्रेम में पड़ा। बंबई में हम लोग आ गए 73 में, क्योंकि पिताजी के होम्योपैथिक का बहुत डिमांड था बंबई में, और उसके बाद हमें मेन गुरु मिले, मगर सारे गामा से हम छूट नहीं पाए। हम आज भी रियाज करते हैं, सारे गामा पधा निसा सा नि ध पा, जितने पलटे हैं उसको मांझना चाहिए। ठीक है। साधना से तो बिल्कुल कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब हमको ये लगे कि अब हम पारंगत हो गए। वो तो हर दिन रियाज चाहिए, हर दिन साधना, और खास तौर से व्याकरण, जैसे शिक्षा में व्याकरण, वैसे संगीत में भी व्याकरण। संगीत का व्याकरण ना छूटे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कलाकार के लिए भी होती है, क्योंकि दरअसल वही तो नींव है। वही तो नींव है। और ये नींव में निखिल काका सितार के एक बहुत बड़ा पिलर, जो हमारे गुरुजी पंडित रविशंकर जी, जो बादशाह और आफ्ताबे सितार विलायत खान साहब के नाम हो जाने के बाद बीच में से निकल के जिन्होंने अपना नाम किया बाद में आके, उनकी एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि शायद यही मौका है कि अगर कोई सुन रहे हैं शिष्य भी, तो उनको याद है कि निखिल बैनर्जी ये कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं।
सही बात। तो निखिल, हमारी कल मैं तो बंगाली होते हुए भी कलकत्ता में कभी रहा नहीं, मैं क्योंकि ज्यादा उत्तर प्रदेश और बंबई का रहा। खैर साहब, तो निखिल बैनर्जी एक बार बहुत यादगार आखिरी प्रोग्राम कलकत्ता का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस डोवर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बजाए और भैरवी बजाए, और अंत में उनका कार्यक्रम था, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि निखिल काका बजाएंगे, इसके बाद कौन बजाएगा। सही बात। लोग रो पड़े, ऐसा बजाए भैरवी, और वो ऊपर वालों से जुड़ जाते थे। सबको मालूम है ये बात, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो घर में आए, सुबह 7 बज गया, खत्म होते होते ऐसा बजाए, 2-2.5 घंटे भैरवी की आलाप, रो रहे, मतलब संगीत वाहवा से भी ऊपर कहीं चला गया। तो घर पे आके नहाए और डा 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 शुरू हो गए। तो उनका एक फॉरेनर शागिर्द बैठा था। ये किस्सा बहुत खास आज सुनील भैया, मैं आपके एक बहुत जुड़ाव गहरे है जो है आपके, उस वजह से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। मेरी आत्मा में जो किस्से बैठे हुए हैं। तो कहते हैं वो फॉरेनर शागिर्द, निखिल जी, यू प्लेड सच ए ग्रेट कॉन्सर्ट एंड नाउ यू आर प्लेइंग सारेगामा पा नी सा। निखिल काका अपने जवाब के लिए बहुत मिस्चीवियस और कभी विचित्र जवाब के लिए मशहूर थे, और कम बात में बात करते थे, कम शब्दों में। तो बोले कि यस, बिकॉज आई कुड नॉट प्ले दिस इन द कॉन्सर्ट, सो आई एम प्लेइंग इट हियर। बोले कि ये उधर बजाने का मौका नहीं मिला ना, राग बजा रहा था, तो अभी ये बजा रहा हूँ इधर। तो वो उससे उसको क्या समझ में आया मालूम नहीं, मगर हम लोग को समझ में आया कि सारेगामा का साधना करना कितना मुश्किल है। रईस खान साहब के साथ मैंने रिकॉर्डिंग बजाया, चले गए। सितार का एक दूसरा बादशाह, उनकी भी बात याद रहेगी कि मैं अपने साये को पसीने में देखना चाहता हूँ, ऐसा रियाज। तो इन बुजुर्गों के साथ मैंने बहुत संगत किया, उठा बैठा, तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, आज भी मिल रहा है। विनय उपाध्याय जी हमारे साथी कह रहे हैं कि कभी आपने कहा था बातचीत में कि मैं मुरली में ओंकार को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खोज पूरी हुई कि नहीं? ये निरंतर एक ऐसा खोज है, ये एक निरंतर यात्रा है जो कभी पूरी नहीं होती। जी। किसी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो एक ने कह दिया हाँ देखा है, झूठ बोल दिया। दूसरे ने कहा वो सत्य था, वो कहा कि खोज में लगा हूं, तुम भी लग जाओ। तो कम से कम इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं खोज में लगा हूं, और मुझे हर पल लगता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ गया हूं। तो अब ऐसी स्थिति तो जरूर आई है कि मुझे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता राग में डूबने के लिए। तो वो ओमकार आके मुझे फट से वो जो सिद्धि की स्थिति होती है वहां ले जाता है, और मुझे वो जो सुरों में पकड़ के लिए जो मैं छटपटाता था प्रोग्राम के 2-3 घंटे पहले से, अब ये यात्रा कहीं ना कहीं आगे थोड़ी गई है कि चाहे मैं ग्रीन रूम में कितना भी डिस्टर्ब हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम और अच्छा होगा। मेरा मूड खराब होने का अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए मूड अपनी जगह, संगीत अपनी जगह। वो ओमकार अब ऐसी जगह आ रहा है कि मैं सा लगाऊंगा तो मुझे तो स्वर की साधना अच्छी करनी ही पड़ेगी, कोई रीजन मैं दे नहीं सकता, अब आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या बात है। ये कहीं ना कहीं एक मन में जो है एक बहुत संतोष का भाव पैदा करता है। कहीं ना कहीं आपको जब आप कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, हर मंच में, हर सभा आपकी श्रेष्ठ प्रदर्शनों की होती है, जहां पर आप लगभग अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। मैं देखता हूँ आप जब जिस समय वादन कर रहे होते, और कमाल होता है। बस जो सुनने वाला डूब कर गाना, डूब कर बजाना, ये शब्द जो है ये मैं आपके वादन में देखता हूँ। अभी सुनीता बुद्धिराजा जी हैं, एक बड़ी म्यूजिक क्रिटिक है, वो कह रही हैं कि आपके वादन में बीनकारी अंग को लेकर कुछ बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो वो मेरी दीदी हैं और मैं उनका भैया हूँ। बड़ा अजीब रिश्ता है सुनीता दीदी से। तो वो रिश्ता हम लोग, मैं उनके घर में, दीदी आप आई हैं, बहुत खुशी हो रही है। और मैं उनके घर में बजा रहा था, ये लॉकडाउन शुरू होने से 15 दिन पहले। आप सोचिए ना, मेरे ख्याल में मैं 7 मार्च को ही बजा रहा था, 6 मार्च को। जी। तो
पहली बार मैंने रागमाला मल्हार का किया, तो दीदी बोली कि मैंने आज तक नहीं देखा। तो साधना अब ऐसी जगह पहुंच रही है, पहुंचेगी कि जब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। और बीनकारी अंग लोग समझ नहीं पाते कि बीनकारी अंग है क्या। दीदी का प्रश्न इतना सुंदर है जिसका जवाब देने का मौका भी मुझे नहीं मिलता। दरअसल वीणा, मैं रुद्र वीणा की बात कर रहा हूं, सरस्वती वीणा की नहीं। रुद्र वीणा को बीन भी कहा जाता है। तो जो लोग रुद्र वीणा ध्रुपदीय लोग थे, ठीक ढंग से मैं अपने सुनने वालों को प्रार्थना करता हूं कि उसको समझें। दीदी ने एक ऐसा प्रश्न किया है जो लोगों को ज्ञान भी देगा और मुझे ज्ञान जो मिला वो भी मैं बांट सकूंगा। तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब बीनकार से सीखे, इसीलिए मैहर की, पहले ही मैंने कहा कि मैहर का स्टैंप लेके घूमने से नहीं चलेगा, मैहर का बीनकारी अंग बनाना भी चाहिए। तो रुद्र वीणा में जो उसके मीड़ में जो एक तरह की तीव्रता होती है, पुल होता है, घसीट होती है, और श्रुतियों को लगते हुए मीड़ को जाना, आहा हा, उसको बांसुरी में मैंने प्रयास किया। मैंने पंडित रविशंकर जी, बड़े गुरुजी, सच में कह रहा हूं आपसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ऐसी चर्चाएं करता हूं, और सच्चाई से। तो मुझे 1988 की बात है, दीदी ने ऐसा कैसा प्रश्न किया, गुरुजी की याद दिला दी। तो गुरुजी बोले, यही बात बोले कि बेटा मैहर का नाम बहुत लोग लेते हैं, मैहर जैसा बजाते नहीं, मैहर बीनकारी अंग है, तुम कोशिश करो बांसुरी में, कोई बजाते नहीं। इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद आने के बाद मैंने शंख बांसुरी बनाया 88 में। जैसे ही मैं मॉस्को से आया, हम सभी गुरु भाई गुरुजी के अंडर में बजा रहे थे। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी मेरे सीनियर गुरु भाई, तरुण दादा, पार्थो सारथी भाई चौधरी सरोद और सुवेंद्र भाई, हम सभी। तो बीनकारी अंग में यात्रा शुरू हुआ। गुरुजी के जो लो ऑक्टेव में जितना भी आलाप आप सुनते हैं वो बीन है, बीन अंग है, मतलब रुद्र वीणा अंग है। तो बीनकारी आलाप में मन लुभावने वाले ठुमरी के स्वर समूह नहीं होते जिसमें जल्दी से वाह मिल जाए आपको, हा क्या बात है। हम क्या बात के लिए नहीं करते हैं रुद्र बीनकारी अंग का आलाप, हम उससे जुड़ने के लिए करते हैं। सही बात। वो बीनकारी अंग है जो वहां जोड़ देता है। एक घटना मैं बताऊं, बबलू भाई मेरे से छोटे भाई हैं, बहाउद्दीन डागर, वो मेरे मिस्टिक इंडिया में मैं संगीत कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि प्राचीन भारत का मैं संगीत दूं। म्यूजिक डायरेक्टर रोनू मजूमदार और ऐसे म्यूजिशियन मुझे चाहिए थे जो प्राचीन भारत का संगीत बजाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने रुद्र वीणा का इस्तेमाल किया और बहाउद्दीन भाई उसमें बजाए मेरे म्यूजिक में। और मैंने जब कहा कि मैं आपके घर आया था, किसके साथ? उनके शिष्य के साथ, चंद्रशेखर नारिंगरकर, अब नहीं रहे। तो जब मैं जिया मोइनुद्दीन डागर साहब के घर गया तो बीनकारी अंग का आलाप मैंने सुना, आहा, ऐसा यमन कल्याण। और वो नी कैसा होना चाहिए, उसका वो नी सुन के मेरे बड़े भाई राजेंद्र प्रसन्ना जी ने कहा कि रोनुदा, उनके फादर की बरसी में अभी मैंने बजाया, तो बोले रोनुदा वो नी जो था आपका, वो यमन कल्याण का नी था, यमन का नी आज सुना मैंने। तो बांसुरी वादक के मुंह से सुन के, जो कि गुणी है, मेरा बड़ा भाई जैसा है, तो वो मुझे लगा कि मुझे पद्म भूषण मिल गया। तो वो कोशिश है मेरी। तो रुद्र वीणा में बीनकारी अंग बसता है। जो बीन बजाएंगे तो लोग सोचते हैं अरे वो बीन बजा के सांप बुलाते हैं, वो है क्या? तो ये मिथ्या को जरा मैं थोड़ा सा, ये एक तरह का, क्योंकि मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, चर्चा नहीं होती। आज दीदी आई हैं तो ऐसी एक बहुत ही गहरी बात का आज उल्लेख हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि रुद्र वीणा का बीनकारी अंग का आलाप जो होता है उसमें ठहराव होता है। आप जब जाते हैं एक नोट से दूसरे, उसकी स्पीड कितनी हो, ऐसे करके गुंडेचा भाई जाते हैं, और ऐसे करके अपने फरुद्दीन डागर साहब, जब आसिफुद्दीन भाई जाते हैं, आज भी
अगर आप बीनकारी अंक आलाप सुने, ध्रुपद के ठहराव का आलाप सुने, प्राचीन भारत का ये संगीत है। हमारे यहाँ घराने नहीं होते थे। सही बात। घराने शुरू हुए तानसेन के बाद, तन्ना मिश्रा के बाद। घराने नहीं होते थे, परंपराएं होती थी जो हवेली संगीत से शुरू होती थी। तो उन परंपराओं में ये ध्रुपद गाए जाते थे। आज भी कीर्तनिया जी श्रीनाथ जी के मंदिर में गाते हैं, वो ध्रुपद गाते हैं। बहुत अच्छी बात आज हो रही है। थोड़ा सा कुछ सुने आप, कुछ सुनकर आगे बढ़े। अवश्य अवश्य। मैं एक ऐसी अच्छी बात हो रही है और इस माहौल में एक थोड़ी आलाप का ही मैं 2-3 छठा प्रयास कर रहा हूं, जिसमें बीनकारी आलाप के अंक थोड़े से श्रवण लोगों को मैं बजा रहा हूं। मैं एक ऐसा राग बजाने जा रहा हूं जो बांसुरी में इतना सुनने को नहीं मिलता। हाँ। मगर है बड़ा प्यारा राग, इसी वक्त का राग है और उसके आलाप में थोड़ा ध्रुपद की बीनकारी अंक का कुछ स्वर समूह ऐसे। इसको राग पूर्वी। जी। शंख बांसुरी में मैं मंद्र सप्तक में बीनकारी अंक को लाने के लिए मैं थोड़ा सा बजा रहा हूं। बिल्कुल। बहुत बहुत भावुक कर गया। बहुत धन्यवाद। अब क्या कहूं, कितना रिगार्डफुल आपका व्यवहार है पूरी आमद के प्रति, कितनी इज्जत देकर। बहुत शुक्रिया। राग का आप आदर करते हैं तो वो आपसे प्रेम करता है, तभी ये सब इतना सुंदर सब निकल। वो राग आके मेरे साथ खड़े होते हैं और उनकी आराधना करके ये भारतीय शास्त्रीय संगीत वो ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है। ये मार्गीय संगीत है।
ये बात बहुत गहरे ढंग से हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखना चाहिए। मार्गीय संगीत है, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है। दादा, आप तो देश दुनिया में अनेक जगहों पे गए, बहुत अच्छी अच्छी सभाओं में आपने अपने वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कुछ एक दो ऐसी यादगार जुगलबंदियां कुछ है, आप बताना चाहेंगे किसी के बारे में? क्योंकि बहुत यशस्वी जुगलबंदी भी आपने की है, मुझे पता है। जी, भारत में मुझे जो भारतीय संगीतकारों के साथ मैंने किया वो भी बहुत बड़ी एक लिस्ट है, और सोचता हूँ अब लिखूं उसके बारे में। ऐसा एक लंबा सफर रहा, उसमें मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि जो मेरे पिता तुल्य थे उनके साथ भी मैंने जुगलबंदी बजाई। जैसे डॉक्टर बालमुरली कृष्णा जी, 25 साल तक मैंने उनके साथ जुगलबंदी बजाई, अमेरिका में भी, भारत में। और वो बोलते थे कि तुम डिसाइड करो राग, यू प्ले द मुरली एंड आई एम बाल, मतलब बालक, तो यू विल डिसाइड व्हाट आई शुड सिंग, ये उनका शब्द था। तो बहुत सारे आप यूट्यूब में देखेंगे तो कई यादगार जुगलबंदियां। और मैंने गुरु बंधुओं के साथ तो किया ही, विश्व मोहन जी के साथ, तरुण दादा के साथ, और पार्थो सारथी भाई के साथ, शुभेंद्र भाई के साथ बहुत सारी जुगलबंदियां। और साउथ में मैंने बहुत जुगलबंदी की, सभी कम से कम आधा साउथ ही मेरे साथ कर चुके हैं। कद्री गोपाल नाथ जी को लेके तो मैं भारत भवन भी आया था, 2 बार मैंने उनके साथ जुगलबंदी बजाई, उसके पहले वो चले गए। फिर मैसूर मंजूनाथ जी, कुमरेश गणेश जी दोनों, और रवि किरण जी चित्रवीणा, और वोकल में मैंने अरुणा साईराम जी और बॉम्बे जयश्री और सुधा रघुनाथन, तीनों के साथ मैंने जुगलबंदी की। और मैंने और भी बहुत सारे याद नहीं आ रहे हैं, और शशांक भाई के साथ मैंने किया, जय जयंत के साथ किया, और बहुत सारी जुगलबंदी मैंने बांसुरी वालों के साथ भी साउथ में किया। और विदेश में मेरा सौभाग्य ये रहा कि आप 3 साल हो गया वो भगवान के पास चले गए, गिटार के जो जैज के बादशाह रहे, 4 जो गिटारिस्ट महानतम जो पैदा हुए उसमें से एक थे वो, जॉन मैक्लॉफिन और पाको दे लुसिया, एल डी मेयोला और लैरी कोरियल। तो लैरी कोरियल के साथ मेरा जुड़ाव हुआ 1999 से, और मैंने उनके अंत तक मैंने उनके साथ बजाया और बहुत कुछ सीखा। हारमोनी मैंने वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा स्टैनली गोम्स से, आर डी बर्मन जी के इतने कनेक्शन की वजह से। तो परसों ही उनका जन्मदिन था, बहुत भावनात्मक। मैं उन तक आने वाला हूँ, बस आऊंगा। तो जी, तो मेन बात ये रही कि मैंने उनके साथ बहुत एक एल्बम किया था मैंने लैरी कोरियल जी के साथ, मून लाइट विस्पर्स, जो मैंने हैम्बर्ग जर्मनी में रिकॉर्ड किया था, वो सुपर हिट हुआ था। और हमने बॉम्बे जैज नाम का ग्रुप बनाया था जिसमें लैरी कोरियल, मैं और जॉर्ज ब्रूक्स और हमारे तबले के यंग मास्टर आदित्य कल्याणपुर, हम चारों ने बहुत यात्राएं की और बहुत सुपर हिट रहा। अभी मिस करते हैं लैरी कोरियल को, यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ। वो बहुत चैंटिंग करते थे प्रोग्राम से पहले, एक बहुत ऐसी आत्मा थे कि मैं कभी कहता था कि डोंट कॉल मी लैरी जी, आई एम नॉट केनी जी's brother, केनी जी द फेमस saxophone. I said, Larry ji, it is a Indian culture, I can't call you Larry, it is a Larry sir आप लोग बोलते हैं, तो हम लैरी जी बोलते हैं। तो बहुत खुश हुए, मेरे आत्मा के जवाब बहुत प्यार करते थे। एंड ही यूज्ड टू कॉल मी प्रोफेसर रोनू मजूमदार, वो एक नाम दिया था उन्होंने, बोले कि बियॉन्ड म्यूजिक रोनू टॉक्स एंड सो मुझे एक प्रोफेसर करके वो बोलते थे, उनका एक मुझे नाम दिया था, तो प्रोफेसर रोनू मजूमदार बोलते थे। आई डोंट नो हाउ मच आई ओwe this and I deserve, but he called me always professor, so that's it's very emotional for me to remember Larry Coryell. Then I played with Ry Cooder, and then I played with, of course, त्रिलोक गुर्तु जी के एक महानतम ड्रम के बादशाह ना, परकशन के बादशाह, उनके साथ और कितने म्यूजिशियंस के साथ मैंने अमेरिका में काम किया। उसी वजह से हॉलीवुड फिल्म में मुझे थीम पीस कंपोज करने का मौका मिला, प्राइमरी कलर्स जो मूवी, जॉन ट्रेवोल्टा जिसमें एक्टर रहे और जो बिल क्लिंटन के लाइफ पे थी, और उसमें मैंने किया। क्या बात है। पंचम दा की बात ऐसे आई, 2-3 दिन पहले उनके साथ आपका फोटो देखा था
एकदम आप युवा, मुझे लगता है कि बम्बई आए थे आप, उनसे जुड़ गए थे ना? कौन सा सन रहा होगा? 1980 मैं 73 आया और मैं सीखने लगा, और मैंने कभी हाँ सोचा नहीं था कि मैं लाइट म्यूजिक में बजाऊंगा। हाँ हाँ ये पंचम दा ही थे जिन्होंने मेरा जिंदगी में मेरे मेरे यात्रा में एक ऐसा चीज जोड़ दिया जो एक मेरे देखने का नजरिया जो बड़ा हुआ और होगा और भी, वो पंचम दा की वजह से। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आया था, हाँ और उस वजह से पंचम दा की नजर मुझ पे पड़ी। और मेरे गॉडफादर थे जिन्होंने गाइड में तारशनाई बजाया था, DM टैगोर, दक्षिणा मोहन टैगोर, वो बंगाली नाम है, अच्छा जी जी। दक्षिणा मोहन टैगोर। तो वो मेरी बांसुरी सुन के, और रविंद्र जैन भी सुनने आए थे मुझे रेडियो में जब मैं हाँ फर्स्ट आया। तो उस जमाने में, शायद आज भी होता होगा, जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम रखा जाता था उस जमाने में। जी जी जी। कार्यक्रम सुनने रविंद्र जैन जी आ गए थे, पंडित जसराज जी आ गए थे। तो क्योंकि जसराज जी की शिष्या भी फर्स्ट आई थी मेरे साथ, हम्म, उनका नाम है साधना सरगम। तो वो बहुत अच्छा बड़ी क्लासिकल गायिका है साधना जी, हाँ हाँ मेरे साथ फर्स्ट आई थी। तो वो उसी से पंचमदा ले गए और पंचमदा से मैं जुड़ गया। और जो मैं हरदम, कल परसों मैंने अपने YouTube लाइव में मैंने कहा भी मेरे चैनल पे कि 3 ही प्रश्न उन्होंने पूछे थे मुझसे और ज्यादा नहीं। बोले हाँ कि राग खमाज जानते हो? हाँ तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कभी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया? मैंने कहा नहीं। सीन देख के जो हम लोग बजाते हैं, दुख के सीन, प्रेम के सीन, ये वो। तो बोले नोटेशन लिखना जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले कल से, फिर खमाज बजा के सुनाया उनको, और बोले कल से परमानेंट हो तुम मेरे साथ। और फिर मैंने लव स्टोरी याद आ रही है, वो सब गाना, और फिर एक लंबा सफर मैंने तय किया। करीब करीब रोज ही मुलाकात होती थी। क्या बात। क्योंकि बहुत सारे गाने। अच्छा, ये संयोग था कि वो भी राजघराने से थे, आप भी राजा हैं, तो 2 राजा लोग मिले, तब ये कुछ चमत्कार हुआ। ये कुछ चमत्कार हुआ। और बहुत घर भी आते थे, और हाँ पिताजी से बहुत, पिताजी को सम्मान करते थे, उनसे होम्योपैथिक दवाई लेते थे, सब हाँ कुछ किया पिताजी ने, मगर फिर भी चले गए वो। हाँ। और उनको लेकर अक्सर वो उनको, गुलशन बावरा जी के साथ जब मेरी बात होती थी तो उनका बहुत जिक्र करते थे। मुझे लगता था उनका एक आपस में एक अच्छा एसोसिएशन रहा है लंबा। हाँ हाँ, गुलशन बावरा जी। और मुझे अभी भी याद है, फिल्म सेंटर में जब रिकॉर्डिंग हो रहा था, हम लोग एक गाना बजा रहे थे, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। ये गुलशन जी का लिखा हुआ है। गुलशन जी का तो लिखा हुआ, बिल्कुल। हाँ, तो कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है? तो किशोरदा, तो किशोरदा ही थे। तो वो किशोरदा नाच नाच के गा रहे थे, कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है। ये गाना भी अगर तुम ना होते में ही है। हाँ तो खैर, गुलशन जी का और पंचमदा का बहुत करीबी दोस्ती था। हाँ। और गुलशन जी बोलते थे आते क्या, थे, हम लोग सब साथ में काम करते थे। वो बोलते थे हम लोग खिड़की से बात कर लेते थे, उनके फ्लैट भी इस लेवल पे थे कि आमने सामने मैरीलैंड इशारे के से ही पास, बात। एकदम मैरीलैंड में मैं जाता था सिटिंग रूम में। कभी गुलशन जी हाँ आते थे, कभी गुलजार साहब आते थे। जब जब मैं, वो कहते थे ना, वो याद आता नहीं अब कोई नाम से, बुझ गए हर दिए हर शाम से। वो जो है, वक्त से कह दो गुजर जाए, बहुत बात हुई, मैं थक गया हाँ हूं मुझे सोने दो, अब बहुत बात हुई, चांद से कह दो उतर जाए अब बहुत बात हुई। तो ये गाना जब मैं बजा रहा था, तो मैं मैरीलैंड में गया था, गुलजार साहब आए थे। तो हाँ मुझे पंचमदा बोले कि इसमें क्या बजाओगे, हाँ और देखा कि चुप हो गए। हाँ मैंने कहा दादा कौन गाएंगे? बोले किशोर दा। हाँ मैं थक गया हूँ मुझे सोने दो, हाँ बहुत रात हुई, चांद से कह दो उतर आए, बहुत बात हुई, मैं हाँ थक गया। तो मेरे आंख में आंसू आने लगे, पंचमदा जैसे गा रहे थे। मैं समझ गया किशोरदा क्या करेंगे, रुला देंगे। तो एक पीस दिया उन्होंने, मैंने बजाया उसको, और वो पीस यादगार पीस है। तो ऐसे काम होता था। अब भी वक्त अच्छा है, मगर वो वक्त गोल्डन था। अभी हम दीवालों के सामने बजाते हैं,
अब कोई याद आता नहीं नाम से, बुझ गए दिए हर घरों में शाम से। अब साथ में मिलके जब बजाते थे तो अच्छा लगता था। अभी हाँ। खाली हाथ श्याम आइए बजा रहा हूँ, आशा जी, मैंने कई बार ये किस्सा बताया, पंचम दा के डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने कहा, वो मैं फिल्म सेंटर हमारा, क्योंकि वो हमारा अड्डा था ना फिल्म सेंटर, महबूब जो है वो एलपी का अड्डा था, दो दो हाँ। अड्डे होते थे। सही। मैंने एलपी के लिए नहीं बजाया ऐसा नहीं, बहुत गाने बजाए। हाँ 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 हाँ। तेरी मेहरबानियां में मैंने बजाया, मैंने और हरिप्रसाद जी ने एक साथ बजाया। वो तो एक सफर है, जो भी बुलाए, मगर मैं मेनली पंचम दा का ज्यादा हाँ मैंने हाँ। काम किया। वहां से टाइम मिले तो मैं दूसरी जगह जाता था, ऐसी बात नहीं। पंचम दा मेरे रियाज का भी ख्याल रखते थे, ऐसी बात नहीं। बहुत प्रेम, बड़े दिल वाले लोग थे देखिए। हाँ हाँ। और जो मैं कह रहा था कि ये वो सिंगर बूथ से निकल के आती थी आशा ताई, अरे बड़ा अच्छा बजाया, किसका शिष्य, उसी किसका शिष्य है, तो इतना ख्याल उनको। तो उसी दिन से आशा जी से मेरा एक खास रिश्ता हुआ। मैं घर भी जाता था, मैं रियाज कर रहा था, अभी भी वो फोटो मेरे साइट में है, लुंगी पहन के मैं रियाज कर रहा हूँ, आशा जी कमरे में आ गई, अरे क्या बजा रहा है तू, तो एक प्रेम होता था, हाँ बिल्कुल। बहुत प्रेम। गुणों को पहचानने वाले पारखी लोग थे ये सब, बहुत बड़े लोग, बहुत और सच्चे लोग, बहुत सच्चे लोग, बहुत ही। इसीलिए उतना प्रेम स्नेह देते थे, और आप सबको भी लगता था कि क्या न कर दे इनके लिए। क्या ना कर दे। धर्म जी भी ऐसे थे, राहुल रवेल जी के लिए मैंने बेताब, पहला सनी का जो डेब्यू फिल्म में मैंने बजाया फिल्म सेंटर बेताब। में, बेताब में वो क्या कुत्ता बात। मरने का सीन है, वो मेरा फ्लूट पॉपुलर ही हुआ, क्या रे वो कुत्ता मरने के सीन में रोनू ने बजाया। तो क्या हुआ, केरसी लॉर्ड भी अब नहीं रहे, ऐसे एक्कोर्डियन प्लेयर कहाँ पैदा होंगे, आए हाय। हाँ हाँ, केसी राव बिल्कुल। केरसी, जब मैं गया तो केरसी जी टॉप में थे, मेरे से सीनियर थे ये लोग, को हाँ देख के हाँ बहुत कुछ रिकॉर्डिंग का टेक्निक मैंने सीखा। हाँ तो हाँ केरसी, केरसी बाबा थे वो सीन में, मैं बजा रहा था कुत्ता मरने के सीन में, बबलू दा अरेंजर पंजाब बोले कि रोनू बजाएगा इसमें, हाँ हाँ तो बोले इकोलाइट में जाके बजाएंगे तो वो गूंज होगा, हाँ है ना। तो हाँ वो जो गूंज हॉल में हो रहा है मेरे बांसुरी का, वो हाँ केरसी हाँ। लॉर्ड का इकोलाइट था। अभी भी जो जिंदा है, बहुत लोग चले गए, मगर सही सुनील बात। कौशिक थे, अभी वो है, उनको भगवान, जो अभी पंचमदा की टीम में से देखता हूं तो सुनील भाई की याद आती है, सुनील कौशिक है, रमेश अय्यर चले गए, बहुत लोग चले गए, मनोरी दादा चले गए। सागर में मैंने बजाया, मनोरी दादा का मेरा डुएट चल रहा है, देखिए, हम्म। पासा होना, अंतर में जो मेरा है वो इंडियन इंडियन टाइप से मैंने बजाया। कितना प्रेम होता था, बहुत गोल्डन पीरियड मैंने देखा। ये पूरी एक बहुत अद्भुत जर्नी है। यहाँ पर अभी इस बातचीत में डॉक्टर सुरुचि मोहता ने कहा कि इस सब का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो सुनीता जी ने बताया कि वो इस काम को कर रही हैं आपके लिए ऑलरेडी। दीदी कर रही है, मुझे मुझे बहुत भाग्य है, वो बहुत आध्यात्मिक है, और मेरे दिल के बहुत अंदर तक, क्योंकि बहन है ना, हाँ तो हाँ। भाई का दिल जो जानती है ना, तो सही बात। जैसे माँ होती है ना, बड़ी बहन भी माँ के जैसी। दो लाइन मैंने लिखी थी, आप इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल दादा बिल्कुल। माँ, भला माँ क्यों होती है, क्योंकि वो माँ होती है। क्या बात। माँ जैसी कोई क्यों नहीं होती, क्योंकि वो माँ नहीं होती। मान। सिंपल बात, साधारण बात है। तो वो लिख रही हैं एक पूरा चैप्टर, तो उसमें मेरे दिल का, दिल की बहुत गहराइयों से कुछ उसमें मैंने कहा है, वो उसमें आएगा। तो मुझे हमारे। कविताओं का भी शौक रहा, मैं लिखता रहा, आज भी लिख रहा हूँ। हाँ दादा। आप तो खैर अभी इस बीच आपने कुछ गाना भी शुरू किया है ना बीच में, जी जी वादन के साथ साथ। जी हमारे पास अब क्या है कि 5 मिनट का समय बचा है, जी जी। तो 2-3 मिनट में हमको सुने आपसे, आप गा कर सुनाएंगे कुछ। जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। वाह,
देखिए, नंद आप लोग सुनते रहते हैं, उसमें 2 लाइन मैंने ही लिखी है, उसका वेरिएशन देखिए। जी जी। अजहू न आए घनश्याम, राह तकत हारे नैन हमारे। क्या बात। गमदबरे सग गमा पाए अज हो न आए घनश्याम, अज हो न आए घनश्याम, अज हो न आए घनश्याम, राह तकत हारे नैन हमारे, राह तकत हारे नैन हमारे, अजहू आए घनश्याम। पापा सारे नी दबा पदा नी नी दबा धा मा पा गा गा मा सा दबा गा मा पदा नी पदा मा पा सा गा मा पदा नी पदा मा पा गा मा, अजहू आए अजहू आए अजहू आए ए घनश्याम। बहुत सुंदर। यहाँ मित्रों का कहना है कि इस बातचीत का एक भाग और होना चाहिए, तो कभी आप जब चाहेंगे तो फिर हम एक बार और मिलेंगे और मिलेंगे। मेरे सहयोगी प्रमोद डेकाटे, रितेश, ये सब भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं ये लोग। मैं जाने से पहले जल्दी से सुनील मिश्रा जी के लिए कुछ कहना चाहता हूं, जो आप सबके सामने हैं अभी, और उनकी विशेष लेखन का मैं बहुत फैन, तो अभी बहुत फैशन हो गया, फैन हूं, मैं भक्त हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग लेखन देखें, उनका पढ़ें हृदय से। मेरे जो हीरो रहे, जिनके साथ साथ मैंने बहुत साल, धर्म जी, जो एक्टिंग नहीं करते, जीते हैं स्क्रीन पे, उन पे इतना सुंदर लेखन था इनका, हृदय छू गया। आप लोग भी पढ़िए, देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। अभी 15 दिन पहले उनसे बात हुई, वो लोनावाला में इस समय बहुत इत्मीनान से हैं और बड़ा ब्लेसिंग किया उन्होंने, याद कर रहे थे वो। तो वास्तव में वो तो मेरे तो रगों रगों में दौड़ते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो हमारे खून में है, वो कुछ एक्टिंग और उससे कुछ आगे है वो मेरे से तो मेरे से पंजाबी में बात होती थी, और मैं पंजाबी इतनी अच्छी बोल लेता हूँ, वो पाजी को ही मालूम है, तो मेरे साथ तो पंजाबी में उन्होंने गाल करना, और कहते की हाल है तेरा, तो ऐसे ही शुरू होते थे। और वैसे ही वो जब भी मिले, अभी मुलाकात नहीं होती है, दुख होता है, मगर मेरा प्रणाम उनको यहीं से। और वो हमारे, मैं जरूर, मेरी अगली बात होगी तो मैं आपका प्रणाम जरूर कहूंगा, याद से। वो बोलिए जो बंगाली है, बांसुरी बजाता है और पंजाबी बात करता, फट से बोलेंगे, वो मजुमदार की गल कर रहे हो तुसी, तुरंत बोलेंगे। बिल्कुल दादा, बहुत बहुत आभार दादा, अपन मिलेंगे जल्दी। प्रणाम बहुत जल्दी, सभी को, सभी सुनने वालों को।